धन्यवाद अनुपा कंवर जी। आदरणीय आदरणीय सहारिया जी, आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम जी, भीम भाई, आदरणीय सोनाली जी, आदरणीय पप्पू जी और आप सभी भाई बहन जो इस सेमिनार में शामिल हैं। वास्तव में ये मैंने पंचायत के साथ ये काम क्यों शुरू किया, इसके पीछे की प्रेरणा क्या रही, तो अगर मैं उलट करके अपने जीवन के पिछले वर्षों को देखता हूं तो लगभग मैं अगर उसे सालों में कहूं तो लगभग 50 वर्ष का इतिहास है। मैं लगभग 15 साल की उम्र से ही पंचायतों के साथ रिश्ता बन गया था। गांव में रहता था, गांव से जुड़ा था, गांव में ही पैदा हुआ था, तो स्वाभाविक था पंचायत के साथ। बहुत विद्यार्थी जीवन से ही, हाई स्कूल के बाद से ही सार्वजनिक जीवन शुरू हो गया था, संस्थाएं बनाकर गांव में युवा क्लब बनाकर, और फिर पंचायत के साथ सीधे रिश्ता बनने लगा था। यहाँ तक कि धीरे धीरे पंचायत के साथ पंचायतों में लोग बुलाने भी लगे थे, बहुत कम उम्र में, किशोरावस्था में। और वहां पर तब पंचायत न्याय संस्था के रूप में ज्यादा गाँव में जानी जाती थी उस पीरियड में, क्योंकि तब ये 73वां संविधान संशोधन नहीं था, पंचायतों के पास कोई बहुत बजट नहीं होता था, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको नहीं उत्तर प्रदेश में मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीज बढ़ती रही, समझ बढ़ती रही, एक जुड़ाव बढ़ता रहा, उसकी ताकत का एहसास होता रहा, उसकी स्वीकृति का एहसास होता रहा। 1982 में मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का चुनाव बहुत लंबे अरसे के बाद हुआ था, लगभग 15-20 साल बाद हुआ था वहां पर। तब चुनाव होता ही नहीं था इस तरह। और उस समय तक मैं अपना शोध कार्य भी लगभग पूरा कर रहा था, तो बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ रिश्ता था। तो उस समय ग्राम प्रधानों का एक संगठन हम लोगों ने अपने प्रयास से खड़ा किया था। उसके साथ काम करने के बाद इसके साथ ज्यादा रिश्ता बना। एक लंबा इतिहास है उसके साथ काम करने का। राष्ट्रीय युवा परिषद बनी, वो भी पंचायत के साथ जिस करता रहा। 1988 में जब नया पंचायती राज की बात उठी और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसी समय नेहरू युवा केंद्र में मैं आ गया था। तो नेहरू युवा केंद्र के रीजनल डायरेक्टर के रूप में पंचायतों के साथ और गांव में, नेहरू युवा केंद्र तो गांव में ही काम करता था, तो करता है, तो उसके साथ स्वाभाविक था कि वो जो 1988 और 89 का जो पीरियड था, वो देश में पंचायतों के को एक नई ऊर्जा के साथ प्रस्तुत कर रहा था। तो हम सारे लोग उसमें लगे पूरा। और 89 में तो विशेष रूप से वो चर्चा का विषय बना था, जब पार्लियामेंट में उसका पहली बार 64 अमेंडमेंट प्रस्तुत किया गया था। 1994 में फिर मुझे मौका मिल गया था उत्तर प्रदेश में आकर के, उत्तर प्रदेश के एक तरह से प्रमुख के रूप में, डायरेक्टर के रूप में काम करने का। और 95 में पंचायती राज लागू हो गया था, नया पंचायती राज। उस समय कई कार्यक्रम, हम हर चीज को उसके साथ जोड़ने लगे थे। जैसे मैं कह रहा हूं था कि वो अंदर से वो प्रेरणा बन गई थी, एक स्वभाव का हिस्सा पंचायत के साथ जुड़ गया था। तो बहुत सारा 95 में पंच परमेश्वर मेले किए हम लोगों ने, पंच परमेश्वर कार्य योजनाएं शुरू की। पंच परमेश्वर कार्य योजना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यूनिसेफ, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से करीब 15,000 ग्राम पंचायतों में हम लोगों ने 5 संस्थाएं और 5 विषय पंचायत को केंद्र बना करके पंच परमेश्वर कार्य योजना की शुरुआत की। कन्वर्जेंस का एक बड़ा प्रयास, उसमें यूनिसेफ का मेजर रोल था, हम सब लोग मिल करके उसको किए थे। 2002 में जब मैं फिर दिल्ली आ गया, डायरेक्टर NYKS होकर नेहरू युवा केंद्र, तो उसी समय शोध कार्य भी इस पर अलग से फिर शुरू किया। शोध कार्य रहा 2 साल तक, 5 राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया। 1999 में तो लगभग 5,000 किलोमीटर तक साइकिल से चला, और साइकिल से चलकर लगभग 90 दिनों तक करीब 450 ग्राम पंचायतों में बैठकें करके और 5 राज्यों में जा करके पंचायतों का अध्ययन किया था 1999 में। 2005 और 9 में जब पंचायत युवा शक्ति अभियान शुरू हुआ भारत सरकार का, पंचायती राज मंत्रालय, मणिशंकर अय्यर जी उस समय थे, और युवा मंत्रालय का, तो उसका भी मुझे मौका दिया गया कि नोडल अफसर के रूप में काम करने का। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि लंबा इतिहास,
रहा है पंचायतों के साथ काम करने का, और वो मेरे स्वभाव का हिस्सा था। लड़कपन से जिस तरह से विकसित हुआ, और बाद में ईश्वर ने उस तरह के अवसर दिए कि मैं पंचायतों को नजदीक से जान सका, उनके साथ काम कर सका। बहुत सारी उसी पीरियड में शोध कार्य करना, पुस्तकें लिखना, ये सब चलता रहा। 2013 में मैंने बीआरएस लिया, और बीआरएस लेने के बाद फिर तीसरी सरकार अभियान 2014 से हम लोगों ने शुरू किया। जो पिछले जितने अनुभव थे, उन अनुभवों के आधार पर ये लगा, जो आगे हम चैलेंजेस में जिस चीज की बात करेंगे, कि ये लगा कि कहने के लिए आज की तारीख में 73वां संविधान संशोधन हो गया, लेकिन पंचायत की जो छवि स्पष्ट होनी चाहिए लोगों के मानस में, और जो उसका सही बिंब आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। अर्थात वो एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में नहीं चिन्हित हो पा रही है, स्वीकार नहीं हो पा रही है, ऊपर स्वीकार नहीं हो पा रही है, और नीचे लोगों में उसकी पहचान नहीं बन पा रही है। वो अभी भी एक सामाजिक संगठन के रूप में, या जैसा कि अभी सहारिया जी कह रहे थे कि राज्य सरकार के एक निकाय के रूप में ही वो काम लोगों के दिमाग में, लोगों के मानस में उसका बना रहा। अभी पिछले लगभग 7 सालों से, 2014 से और आज की तारीख तक, तीसरी सरकार अभियान के बहुत सारे पड़ाव रहे, और उसमें बहुत सारे नए नए तरह के अनुभव आए, नए नए तरह के एक तरह से प्रयोग किए गए, और अभी एक व्यापक स्तर पर उस काम को आगे लिया जा रहा है। तीसरी सरकार अभियान की जो समझ बनी, उससे पहले जो समझ बनी और उसकी जो शुरुआत हम लोगों ने की, उसमें ये लगा 2-3 चीजें महत्वपूर्ण रही। एक तो ये मान के चले कि कहीं एक गांव में कोई प्रयोग करके ग्राम पंचायत में या 10 ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती के साथ खड़ा नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण हो सकता है, बहुत सारे उदाहरण देश में हैं, जब तक कि हम एक धारा ना बनाए, कोई मुख्य धारा ना बने, अर्थात देश में एक इस तरह का माहौल ना खड़ा हो कि लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं बड़े पैमाने पर, उनके लिए उस तरह के अवसर जब तक ना उपलब्ध हो। प्रेरणा के अवसर और कार्य के अवसर, दोनों तरह के अवसर जब उपलब्ध होंगे, तभी जाकर के कुछ दिखाई पड़ेगा, निकलता हुआ बाहर आएगा। एक चीज। दूसरा, ये समझ में आया कि पंचायत का जो स्वरूप है वो इतना मिक्स हो गया है कि उसको जब तक बहुत स्पष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो अनुभव आए, अनुभव कई तरह के आए। अनुभव बहुत प्रेरणादायी भी आए। अनुभव कहीं कहीं जैसे कटु अनुभव होता है तो वो सीख ज्यादा देता है। असफलताओं के अनुभव सीखने का और समझने का ज्यादा मौका देते हैं। तो दोनों तरह के अनुभव मिलते रहे बहुत सारे कार्यक्रमों में। तो उनको अगर समेट कर कुछ चीजें कहें, कई तरह के अनुभव मिले। अनुभव कुछ अपने भी आए, और जैसा मैं कह रहा हूं कि जब भी हम लोगों ने, और व्यक्तिगत मेरे जो अपने काम करने का क्षेत्र था और काम करने का जो भी एक तरह से अवसर बना, उसमें कहीं भी किसी एक जगह, एक छोटे या माइक्रो लेवल पर कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाने का अनुभव नहीं है, और ना तो वो अपने लक्ष्य में कहीं शामिल था। वो शामिल ये था कि पंचायती राज का जो विचार है, जो उसकी अवधारणा है, या 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो सेल्फ गवर्नमेंट का एक मोटिव दिया गया है, एक परिकल्पना दी गई है, और जो एक तरह से सच्ची आजादी और असली लोकतंत्र जिसको कहने हैं, असली आजादी और सच्चे लोकतंत्र का जो आधार है, और गांधी का जो सपना था, अंतिम उनकी वसीयत है, जिसका मैं बार बार उल्लेख करता हूं, जिसमें गांधी ने ये कहा था कि देश आजाद हो गया है, लेकिन इस देश के 7 लाख गांव अभी भी गुलाम है, और जब तक उनको आजादी नहीं मिलती, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आजादी, इस देश की आजादी का कोई मतलब नहीं होता। तो वो जो सपना गांधी का था, देश की, गांव की आजादी का, और गांव ही नहीं बल्कि नगर की आजादी का भी, नगर में भी। और आजादी किस चीज की? आजादी अपने बारे में सोचने की, अपने बारे में निर्णय लेने की, और जो निर्णय ले उसे करने की। अर्थात सोचने की, निर्णय लेने की और करने की आजादी, यही तो होती है जिंदगी। इसी ढर्रे पर चलती है, और इसी की आजादी है। वो चाहे समुदाय के आधार पर गांव की आजादी हो या नगर की आजादी हो। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन इसी आजादी के लिए बना। वो यही अवसर देता है कि गांव अपने बारे में खुद सोच सके,
गांव अपने बारे में खुद निर्णय ले सके और जो निर्णय ले उसको कर सके। ठीक इसी तरह संविधान की मंशा थी 74वें संविधान संशोधन में भी कि नगर राज्य जो है, नगर पालिकाएं जो हैं, वो भी इसके आधार पर चले। और विशेष करके जो नगर पालिकाएं जिनका की इतिहास हिंदुस्तान में 1671 से शुरू हो जाता है, नगर पालिकाओं का, नगरीय निकाय जिसे कहते रहे, नगर निगम का या इनका, उसमें तो बहुत साफ जो प्रावधान किया गया वार्ड समितियों का। 73वें में तो वार्ड समितियों का प्रावधान नहीं है, लेकिन परंपरा में वार्ड समितियां रही हैं, तो इसलिए ये चल रही हैं और वही सबसे व्यवहारिक हैं। और यहाँ ग्राम सभा के रूप में तो बहुत सारे अवसर थे, लेकिन वहां पर तो लोगों की भागीदारी का, जो लोकतंत्र में जो जमीनी स्तर का लोकतंत्र है, उसमें तो नगर पालिकाओं में कहीं अवसर ही नहीं रहा है। सिर्फ एक बार 5 साल में वोट दे देना, जैसे विधानसभा और लोकसभा का, उसी तरह है फिर नहीं। लेकिन वार्ड समितियों के माध्यम से संविधान ने वो रास्ता खोला था और ये कहा था कि इसको अपने स्तर से जहां तक, और उसमें कई राज्यों ने इसमें कुछ अच्छे काम किए भी हैं जिस पर आगे हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मुझे कुछ खास जो अनुभव आया जिसने प्रेरणाएं दी किसी दूसरे के अनुभव ने, और विशेषकर कि जब मैं यात्रा पर निकला था, जो मैं कह रहा हूं कि 5 राज्यों की यात्रा किया था, वहां पर 2 अनुभव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसका जरूर संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। एक अनुभव ये था कि एक जगह जब मेरी सागर जिले में मीटिंग चल रही थी, तो उसमें बहुत सारे गांवों के सरपंच इकट्ठे थे। एक सरपंच चुपचाप बैठा था। जब उससे पूछा कि भाई आप भी अपनी कुछ बातें बताइए, उसने जो बताई वो सबसे महत्वपूर्ण थी। और उससे उसकी उस अनुभव से बहुत, उसने कहा कि जब मैंने प्लान बनाया और प्लान बनाकर ब्लॉक में, तब शुरुआती 99 की बात मैं कर रहा हूँ, तब ये 14वां वित्त आयोग या 15वां वित्त आयोग जैसी कोई चीज नहीं थी। उसमें था कि पहले गांव का प्लान बनता था, फिर ब्लॉक पंचायत जाता था, फिर जिला पंचायत जाता था। तो उसने जो प्लान भेजा था वो प्लान 6 महीने बाद स्वीकृत होकर लौटा था ब्लॉक से। ब्लॉक से उसको संदेश दिया गया कि आपका प्लान स्वीकृत हो गया है, आप आइए। वो गया तो बड़ा स्वाभाविक था। इससे ये कहा गया कि भाई इतने हजार रुपए आपको नगद यहाँ जमा कर देने पड़ेंगे, फिर आपका चेक आपके उसमें चला जाएगा। वो बड़ा सहज, उसने कहा सर मैं बड़ी सहजता से लौट के अपने गांव आया और मैंने गांव में सुबह पूरे ग्राम सभा की मीटिंग बुला ली और ग्राम सभा के सामने उनको बधाई दी कि आपका प्लान स्वीकार हो गया है। और उस प्लान में, लेकिन उसके लिए 40,000 रुपए वहां देना पड़ेगा, तब 4 लाख का चेक जो है वो हमारे अकाउंट में आएगा। तो आइए तय करें कि 40 लाख कैसे दिया जाए, चंदा करके दिया जाए या कैसे। अब क्या प्रक्रिया, उसने इस चीज को पूरी ग्राम सभा, उसने कहा ग्राम सभा ने प्लान बनाया था, प्लान स्वीकृत हुआ है, मैं ग्राम सभा को बता रहा हूँ, ग्राम सभा तय करे कि 40,000 रुपए कहाँ से आएगा, सारा गांव बैठ करके तय करे। स्वाभाविक था कि लोगों में आक्रोश आना और ये आना। और दूसरे दिन सबने तय किया कि हम चल के ब्लॉक में पूछेंगे। तो कहा साहब हम लोग दूसरे दिन ब्लॉक पहुंचे, ब्लॉक के सारे लोग गायब थे। एक बाबू बैठा था, उसने हंस के कहा अरे आपसे तो मजाक किया जा रहा था, आपका चेक तो आपके खाते में जमा हो गया है। उसने कहा साहब उस दिन के बाद से कभी मुझसे पैसा नहीं मांगा गया किसी तरह का, मेरे गांव में कभी इस तरह का हुआ। और मैं जो हर चीज गांव के सामने रखता हूँ, पूरा गांव सभा है मेरा, कोई व्यक्तिगत नहीं है। तो उसके उस सरलता से जिस तरह से उसने उसको व्यक्त किया, वो इतना बड़ा संदेश देता था। और जबकि उसके तमाम लोग अब उस भ्रष्टाचार का रोना रो रहे थे, कमीशन का रोना रो रहे थे, लेकिन कैसे सहजता से उसने हल किया था। तो ये जो आया, ये लाया लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता और सहभागिता कैसे चीजों को एकदम से पाक साफ बनाती है और आगे ले जाती है। ऐसे बहुत सारे चीजें माहौल को लेकर के आया कि एक लड़की ने कैसे अपने गांव में, जहां मतदान के समय या चुनाव के समय शराब बांटने का आम बात थी, चुनाव में अभी भी है, उसने तय किया कि हम इसके खिलाफ कुछ करेंगे। तो उसने कुछ नहीं किया, उसने 4 अपनी बहनों को इकट्ठा किया, गांव में घूमी और ये कहा कि जो शराब बांटेगा हम उसको मतदान नहीं करेंगे। लोगों ने हंसे, लोग कि इससे क्या अर्थ निकलेगा। लेकिन जब वो और आगे घूमी, दूसरे दिन पता चला उसके साथ 10 महिलाएं जुड़ गई, और तीसरे दिन पता चला 20 महिलाएं जुड़ गई। और लोगों को लगा, फिर जो लोग थे ये बिल्कुल उससे संवेदित होते गए। और एक समय ऐसा आया 5 दिन के बाद कि उसके साथ पता चला जो कैंडिडेट था, सबसे कमजोर कैंडिडेट था, उसने कैलकुलेट किया कि इसके साथ तो 50 महिलाएं हैं, 50 वोट से तो
उलट पलट हो जाता है। वो खुद झंडा लेकर चलने लगा और नारे लगाने लगा कि मैं शराब नहीं बांटूंगा, और अंत में सारे जितने भी प्रत्याशी थे सबने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करनी शुरू की, जहां चुनाव शराब बांटने पर हुआ करता था वहां चुनाव शराब नहीं बांटा जाएगा, इस पर हो गया। ये माहौल कैसे जब बदलता है तो चीजें कैसे बदल जाती हैं। और आज की तारीख में लगा पंचायती राज के लिए या इस लोकल गवर्नमेंट के लिए इसी तरह के माहौल पैदा करने की आवश्यकता है। तो ये जो लर्निंग मिली उसने तीसरी सरकार अभियान को आगे बढ़ाने में योगदान दिया कि अगर इसी तरह का देश में एक अभियान चला करके एक माहौल बनाया जा सके राज्यों में या एक जिले में, या उसका प्रभाव धीरे धीरे अगर कुछ और बड़े इलाके में बनता है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी प्रेरक शक्तियां खड़ी होंगी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे नए तरीके निकल करके आएंगे जो पंचायती राज को और नगर पालिका ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसको स्थापित करने में बहुत काम कर सकते हैं। आज की तारीख में जो चैलेंजेस है हमारे सामने, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक उदाहरण और देकर अपने अनुभव का, जब मैं मिशन समृद्धि और तीसरी सरकार अभियान दोनों मिल करके 2017 में प्रतापगढ़ और सोनभद्र के 2 जिलों में एक प्रयोग करने लगे थे पंचायत रिसोर्स सेंटर का। वहां पर गांव की जो महिला और विशेषकर कमजोर तबके की जो महिला सदस्य थी, उनकी बातचीत से जो निकला, उत्तर प्रदेश में वार्ड सभा जैसा कोई प्रावधान नहीं है और वार्ड मेंबर की स्थिति बहुत कमजोर है उत्तर प्रदेश में। वो महिला ये कहने लगी कि अगर आप कहते हो कि ग्राम पंचायत कैबिनेट है, ग्राम और उसका वार्ड मेंबर मंत्री जैसा होता है और मैं वार्ड की नेता हूं, तो क्या मैं अपने वार्ड की मीटिंग बुला सकती हूं? ये हुआ बिल्कुल। और उसके बाद उस पूरे इलाके में जिस तरह से लोगों ने वार्ड की बैठकें वार्ड सदस्य बुलाने लगे और वार्ड सभाएं होने लगी, और उससे जो पूरा का पूरा माहौल बदला, वो लगा कि ये एक बहुत बड़ा अनुभव निकल के आया कि अगर वार्ड सदस्य ठीक से जागरूक हो जाए, वार्ड सदस्य अपनी सक्रियता करें और वार्ड उनका फोकस एरिया हो जाए, तो निश्चित रूप से ग्राम सभा की स्थिति बदल सकती है, पंचायत की कमेटियों की स्थिति बदल सकती है, और अंत में पंचायती राज व्यवस्था बहुत अपने तरह से। और जिस संस्थागत विकास को लेकर तीसरी सरकार अभियान आगे बढ़ रही थी, उनको लगा संस्थागत विकास का ये सबसे बड़ा आधार हो सकता है। आज की तारीख में चैलेंजेस क्या क्या है? इन सब के चैलेंजेस अगर हम पंचायत को ले और नगर पालिका को ले, दोनों के अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो पंचायत के साथ ये है कि जो मैं पहले कह रहा था, पंचायत का बिंब ही नहीं साफ है। ये बिंब साफ नहीं है लोगों के मन में जो नागरिक हैं, बिंब साफ नहीं है जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, बिंब साफ नहीं है नेताओं में, बिंब साफ नहीं है अधिकारियों में। सब अपने अपने तरीके से पंचायत को समझ रहे हैं। गांव वाला मानता है ये तो उनकी अपनी पंचायत अलग है, जो सामाजिक संगठन है रही है शताब्दियों से, जो किसी कानून से नहीं चलती थी, आपस के संबंधों से चला करती थी। तो उनके दिमाग में अभी भी बहुत सारे लोगों के सरकारी जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो पीछे क्या देखते आए हैं कि ये तो ठेकेदारी करने वाली संस्था है, राज्य सरकार की स्कीमें आती हैं भारत सरकार की, और सारे निर्णय और सारे विचार वही हो जाते हैं, यहाँ तो उसको लागू करने का काम करना पड़ता है, ठेकेदारी करनी पड़ती है। तो उन्हें यही लगता है कि राज्य सरकार की एजेंसी और कार्यदायी संस्था के रूप में हमें काम करना है। जैसे अभी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात हो रही थी, तो राजनेताओं में भी तस्वीर बहुत साफ नहीं है। सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने दृष्टि से चीजों को देख रहे हैं। यहां तक देखा है कि अधिकारियों में बहुत उलझी हुई स्थितियां हैं। तो पहला चैलेंज है कि जो पंचायत, जो संविधान कहता है कि यह सेल्फ गवर्नमेंट है, उस सेल्फ गवर्नमेंट के बिंब को लोगों के दिमाग में साफ तरीके से स्पष्ट करने की चुनौती है। दूसरी चुनौती यह है कि उसके चलते क्या हुआ है, पंचायतें एक व्यक्ति का संगठन बनकर रह गई हैं। दक्षिण भारत और हम पश्चिम बंगाल या ऐसे केरल कुछ राज्यों को अगर छोड़ें, तो उत्तर भारत के जितने राज्य हैं उन सारे राज्यों में पंचायत जो है एक व्यक्ति का संगठन बन के रह गई है। प्रधान ही पंचायत है, पंचायत ही प्रधान है, उससे आगे पंचायत बढ़ ही नहीं पा रही है। कैसे उसको एक इंस्टीट्यूशन के रूप में खड़ा किया जाए, ये आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज है। राज्य सरकारों का जो व्यवहार है वो कितना अनुदार है, इसके बारे में कितना संकीर्ण है, ये हम सबको पता है। सत्ता का चाहे विकेंद्रीकरण का विषय हो, वो तो है ही है कि वो देने में बड़ा संकोच है।
प्रोत्साहन के लिए भी कोई नई पहल नहीं की जा रही है। प्रशासनिक जटिलताएं उनके साथ अलग जोड़ दी जाती हैं। मतलब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक पंचायत सेक्रेटरी होता है, जिसके अंतर्गत 12-12 ग्राम पंचायतें होती हैं। आप कल्पना करिए। और हर कमेटियों में सेक्रेटरी ही उसका सचिव होगा, कमेटियों का भी सचिव होगा, ग्राम पंचायत का भी सचिव की भूमिका निभाएगा, ग्राम सभा की निभाएगा। अगर वो 12 पंचायतों को निभाएगा तो 365 दिन से भी ज्यादा उसको इंगेज रहना पड़ेगा। ये व्यवहारिक ही नहीं है। और इसको लेकर अलग से जो कैडर बनाने की बात, चाहे वो प्रशासनिक सुधार आयोग ने की हो या भारत सरकार की अपनी गाइडलाइनों में बार बार लिखा गया हो, उस तरफ उत्तर भारत के किसी राज्य में उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दक्षिण भारत के और तमाम राज्यों ने इस दिशा में काम किया है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में तो एकदम से गायब है ये सारी चीजें। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो राज्य सरकार की, वो है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं विशेष रूप से सहारिया साहब का और मीनाक्षी सुंदरम जी का और सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ये जो चुनाव पद्धति है, बहुमत आधारित चुनाव पद्धति, ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं सिर्फ स्मरण दिलाना चाहूंगा लोकनायक जयप्रकाश के उस उद्धरण का जो 1964 में उन्होंने कहा था, पंडित नेहरू के समय में, अगर पंचायतों का चुनाव बहुमत आधारित चुनाव पद्धति के आधार पर हुआ तो भारत का गांव समाज नष्ट हो जाएगा और ये पंचायतें कभी भी जमीन पे नहीं उतर पाएगी। ये 1964 में उन्होंने आगाह किया था, सार्वजनिक रूप से किया है। उन्होंने कहा था कि ये बहुमत आधारित चुनाव पद्धति भारत के गांव समाज का जो स्वभाव है, सामुदायिक चरित्र है, उसको नष्ट कर देगा, तार तार हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा भारत का गांव समाज। फिर कौन सी ग्राम सभा की बात करेंगे हम, कहां बैठेगी ग्राम सभा का? जब भाईचारा ही नहीं रह जाएगा तो पंचायत सिर्फ कानून से नहीं चल सकती। चैलेंज इसी बात का है कि पंचायत के लिए कानून है जो उसका ढांचा है, लेकिन पंचायत की आत्मा तो गांव का भाईचारा है, गांव का सद्भाव है, उसकी सामुदायिकता है। अगर वो उसमें नहीं समाहित हुई तो पंचायती राज एक जैसे कहते हैं ना, एक ढांचा बन करके रह जाएगा। ये चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज था और ये चैलेंज आज की तारीख में यथा बना है। हमें पंचायत के चुनाव पद्धति कैसी होनी चाहिए, बहुत सारे सुझाव इसके लिए हैं। गांधी ने खुद इसके चुनाव पद्धति की बात की थी और उनके तो अपने जो उन्होंने वैकल्पिक संविधान की रचना करवाई थी उसमें तो उन्होंने उसका पूरा ढांचा दिया था। जयप्रकाश नारायण ने भी अलग से बताया है, हम उस पर विचार कर सकते हैं। और सहारिया साहब से तो विशेष रूप से अनुरोध है कि इसको लीड करें कि पंचायतों की चुनाव पद्धति एमएलए एमपी के चुनाव पद्धति के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भारत के गांव समाज की बात है, जोड़ना है समाज को, तोड़ना नहीं है। आप सब उससे पर। और तीसरा कि गांव समाज बचेगा कैसे? सिर्फ मुकदमेबाजी में अगर फंस जाएगा, गांव के झगड़े जाकर के बाहर निपटा करेंगे। अरे 1920 पंचायत तो न्याय संस्था थी ही, और 1920 में जब अंग्रेजों ने एक्ट बनाया तो न्याय पंचायतों को सारे प्रांतों में उन्होंने न्याय पंचायतों का उदाहरण दिया था और आपके महाराष्ट्र ही उसका अग्रणी था। बॉम्बे पंचायत एक्ट तो सबसे पहले बना था और उसी ने ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत दोनों को स्थापित किया था। लेकिन उसके बाद सब न्याय पंचायतें खत्म होती गई। आज बिहार की गांव कचहरी उसका एक मॉडल है, एक उदाहरण है बिहार की ग्राम कचहरी, और उससे बहुत सारे हैं, समय नहीं है कि मैं उसका बहुत डिटेल जाऊं। तो दूसरा कि न्याय पंचायतों का प्रावधान, ठीक है, अभी महाराष्ट्र ने टंटा मुक्त समिति बना दी है, न्याय पंचायत खत्म करके टंटा मुक्त समिति बना दी है, लेकिन न्याय पंचायत एक संवैधानिक संस्था के रूप में खड़ी हो, एक न्यायिक संस्था के रूप में खड़ी हो और उसके जितने प्रावधान है वो है। कभी समय फिर इस पर तो अलग से पूरी की पूरी चीजें हो सकती हैं। ये चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंजेस को लेकर के आगे की रणनीतियां क्या हो सकती हैं, हम किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे की रणनीति इससे ही जुड़ सकती है, जो कि आगे हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी आगे की नीच होगी कि हमें एक ऐसा व्यापक माहौल बनाना पड़ेगा। अब उसके क्या जागरूकता का हो सकता है, प्रशिक्षण का हो सकता है, जहां हम स्व सरकार के रूप में, अपनी सरकार के रूप में पंचायतों की पहचान बना सके। पंचायत भी गवर्नमेंट है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में 2015 में पंचायत का चुनाव हुआ था। सारे अखबारों की जो हेडिंग बनती थी 2015 में, वो ये बनती थे, प्रधानी का चुनाव होने जा रहा है। ये भी नहीं कहा था अखबारों ने कि पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, वहां लिखा जाता था प्रधानी का चुनाव, सरपंची का चुनाव। आज 2021 में
सारे अखबारों की हेडिंग यही बनी है, गांव की सरकार बनने जा रही है, फला तारीख को गांव का। तीसरी सरकार अभियान का एक छोटा सा योगदान हम लोग मान सकते हैं कि पिछले 5-6 सालों में जो चर्चाएं वहां की गई, जितने प्लेटफॉर्म पर की गई, देश के अलग अलग मंचों पर की गई, वहां पर एक सरकार के रूप में एक हल्की सी छवि बनाई जा सकी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसको अभी नीचे तक उतारने की आवश्यकता है, लोकमानस तक इसको बनाने की। तो इसके लिए इसकी रणनीति बनानी पड़ेगी, यह रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। दूसरा है इसके संस्थागत विकास का। संस्थागत विकास में ग्राम सभा, सिर्फ ग्राम सभा नहीं, ग्राम सभा तभी खड़ी होगी जब वार्ड सभा को मजबूत बनाया जाएगा। वार्ड सभा ही ग्राम सभा को मजबूत बनाएगी। ठीक इसी तरह ग्राम पंचायत तभी होगी जब उसकी कमेटियों को मजबूत बनाया जाएगा, उनको सक्रिय और प्रभावी बनाया जा सकेगा। उसके लिए काम करने की आगे आवश्यकता है, हम लोग उस दिशा में सोच रहे हैं। ठीक इसी तरह सामुदायिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए न्याय पंचायतों की पुनर्स्थापना का सवाल भी उठाया जाना होगा, और इसीलिए जागरूकता और प्रशिक्षण के विशेष कार्यक्रमों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। जागरूकता की जब हम बात करते हैं तो एक चीज और कहते हैं, जागरूकता सिर्फ इसी लेवल पर नहीं, जागरूकता नागरिकता के स्तर पर। अगर व्यक्ति जो जन्म से नागरिक होता है, 18 साल में मतदाता बनता है और 21 साल में वो लीडर बन सकता है, वो कहीं नेतृत्व ले सकता है, अगर वो नागरिकता ही नहीं समझ पाया, नागरिकता का ही बोध नहीं पैदा हुआ, तो मतदाता का बोध कहां से पैदा होगा? और मतदाता ठीक से नहीं बन पाया तो वो क्या ठीक से लीडर बन पाएगा, कहीं नेतृत्व ले पाएगा? इसीलिए ये जो जागरूकता है वो नागरिकता से लेकर के और उस लीडरशिप तक ले जाने की आवश्यकता है, और इस दिशा में आगे हम लोग सोच रहे हैं कि उस तरह की काम करने की आवश्यकता है। और सभी स्तरों पर जहां भी है, जैसे जी कह रहे थे, सभी स्तरों पर शायद इस पर सोचने की नई आवश्यकता होगी। और जो मैंने कहा था कि एक राष्ट्रव्यापी माहौल बनाने की तैयारी की आवश्यकता है, और माहौल जैसे बनता है चीजें उलट से पलट हो जाती है। अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको एक अनुभव सुनाया कि शराब के बल पर जो चुनाव लड़े जाते थे, वो शराब न देने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया किसी गांव में। आपने देखा था भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जरा सा माहौल बना और पूरा देश खड़ा हो गया था। जब माहौल बनता है तो जो जो आपको लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहा है, वही सही दिशा की बात करने लगता है। और अल्टीमेटली जो अभी बात हो रही थी कि अगर हम एक खास ये माहौल बनाकर जन जागरूकता पैदा कर सके तो हम लोगों में सामूहिक मांग भी पैदा कर सकते हैं, और जब सामूहिक मांग पैदा होगी तो सामाजिक दबाव बनेगा, और ये सामाजिक दबाव जो सहरिया जी कह रहे थे वो राजनीतिक इच्छा शक्ति को पैदा कर देगा। नहीं तो फिर पता नहीं हम अनुमान लगाते रहें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोई ऐसा देश का लीडर आ जाए जिसमें इस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और वो पूरे की पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति वो पैदा कर सके, जैसे कभी गांधी में पैदा हुई या कुछ और लोगों में पैदा हुई। लेकिन दूसरा तरीका यही है कि जन जागरूकता करें, सामूहिक मांग को पैदा करें, और फिर सामाजिक दबाव अगर हम बना सकें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूरी में पैदा होगी, या राजनीतिक दलों को अपनी इच्छा शक्ति को इधर मोड़ना पड़ेगा। और इस तरह कुल मिलाकर अगर हम चुनाव प्रणाली में बदलाव की बात कर सके, आगे के दिनों में न्याय पंचायतों की पुनर्स्थापना की बात कर सके, और ग्राम सभा और वार्ड सभा को सक्रिय कर सके, तो निश्चित रूप से एक माहौल बन सकता है और ये रणनीति सार्थक हो सकती है। नगर पालिकाओं के लिए अंतिम बात कि नगर पालिकाओं में जो मैंने कहा कि ये तो शुरू से ही निकाय के रूप में रही, क्योंकि पश्चिम का जो जिस तरह से विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत था उस पर नगर पालिकाएं इस देश में आई। लेकिन 74वें संविधान संशोधन ने, जबकि उसके पहले संविधान में कोई जिक्र नहीं था नगर पालिकाओं का, उस तरह से वो मुख्य धारा में ला करके नगर पालिका को भी वही स्टेटस दे दिया जो गांव पंचायतों के लिए अनुच्छेद 40 में लिखा गया था। अर्थात पंचायत वो भी आज सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में संविधान का वो हो गया है। लेकिन इसकी जो वार्ड समितियां हैं, और इस मामले में हमारे सामने उदाहरण है झारखंड राज्य। झारखंड ने अपने बूथ लेवल पर क्षेत्र समिति सभाएं बनाई है, फिर क्षेत्र सभाओं के अध्यक्षों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई है, और उस वार्ड समिति का पूरा उन्होंने पूरा अधिकार और पूरा उनको दायित्व सौंपा है। ये अलग बात है कि आज तक वहां भी व्यवहार में नहीं उतर पाई है। उत्तर प्रदेश में 2012 में वार्ड समितियों का नोटिफिकेशन हुआ है, मतलब 1994 के बाद 95 के बाद 2012 में, लेकिन 2012 के बाद आज तक उस पर कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है।
ऐसे तमाम राज्यों की कहानियां हैं। महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं के सवाल को लेकर के भीम भाई और उनके बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं। गुजरात में इसमें एक अलग आंदोलन चल रहा है, कुछ राज्यों में बहुत अच्छे। तो नगर पालिकाओं को लेकर के भी उसमें लोक भागीदारी कैसे बढ़े, इसके लिए काम करने की बड़े पैमाने पे आवश्यकता है। धन्यवाद, आपने ये समय दिया और मैंने कोशिश की कि संक्षेप में अपनी चीजें रख सके। धन्यवाद।